नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं मैराथन सीरीज के माध्यम से गुरु नोट्स के वे टॉपिक जहां से सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 यानी कौन सा भी एग्जाम हो, सीईटी जरूरी नहीं, चाहे आपका कौन सा भी एग्जाम हो, उस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। और आज का हमारा ऐसा टॉपिक रहने वाला है जहां से तो एक नहीं दो क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। और वो टॉपिक हमारा कौन सा है? राजस्थान की जलवायु। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान की जलवायु हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो इस टॉपिक को हम बड़े ही शानदार तरीके से समझेंगे, बड़े ही मजेदार तरीके से समझेंगे, मैप के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा जलवायु प्रदेश कहां पर आता है। ऋतुओं के अनुसार जलवायु प्रदेश देखेंगे हम। राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश है ये भी देखेंगे। कोपेन के अनुसार, थानवेट के अनुसार, ये टिवार्ता के अनुसार सारी बातें हम करने वाले हैं एक एक करके। बस करना क्या है आपको? सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपको फोन की स्क्रीन को बड़ा कर लेना है ताकि आप बीच में शॉर्ट वीडियो ना देखने लग जाओ, बीच में कोई अदर मैटर मत देखने लग जाओ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर किसी भी चीज को आपको समझना है ना, तो फुल ध्यान यानी पूरा का पूरा ध्यान आपका उसी में होना चाहिए, तभी वह समझ में आती है। वो चाहे स्टडी हो, वो चाहे अन्य कोई कार्य कर रहे हो, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आपका उसमें ध्यान नहीं है तो आपका उसमें क्या रुचि भी नहीं उत्पन्न होगी, और रुचि उत्पन्न नहीं होगी तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो प्यारे साथियों आपके यहां पर नंबर कहां से आएंगे? तो देखिए, राजस्थान की जलवायु को हम समझने वाले हैं, बड़े ही शानदार तरीके से समझेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमें। इस प्रकार हम समझ लेंगे और क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे ये भी मैं साथ के साथ आपको बताने वाला हूं। तो फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर कर लीजिए, क्लास को लास्ट तक लगा लीजिएगा। उसके बाद कहना प्यारे साथियों, अगर समझ में ना आए ना तो कमेंट करके भी ये बता देना कि सर हमें समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट करके ये भी बता देना कि सर हमें समझ में आ गया। अभी क्लास को न तो लाइक करना है, न ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, न ही दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि प्यारे साथियों आपको समझ में आए ना तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्यथा हम YouTube चैनल पर बहुत चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन क्यों नहीं होता? कि हम जहां से समझ में आए ना वहां से नहीं पढ़ते। हम जो टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उन्हीं से पढ़ते चले जाते हैं, उन्हीं से पढ़ते चले जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता। समझ में आए वहीं से पढ़ना चाहिए, उसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए, राजस्थान की जलवायु हम पढ़ेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या रहने वाला है? आज का हमारा मोटिवेशन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, मंजिल मिलेगी ना तो मजा जरूर आने वाला है। तो देखिए, राजस्थान की जलवायु को हम समझते हैं। तो देखिए, आपने दो नाम सुने होंगे। एक तो नाम सुना है जलवायु। क्या नाम सुना है? जलवायु। और एक नाम आपने सुना है मौसम। अब कुछ विद्यार्थी या कुछ साथी सोच रहे होंगे कि जलवायु और मौसम एक जैसे होते हैं। जलवायु और मौसम एक जैसे होते हैं कि जलवायु में तापमान होती है, वर्षा, आर्द्रता, इनका महत्व होता है। और मौसम में भी इस प्रकार होता है कि मौसम में तापमान में गिरावट आती है, कभी कभी मौसम यहां पर तापमान में बढ़ोतरी भी होती है, वर्षा भी होती है, आर्द्रता भी है, यानी ये मौसम भी हो सकता है। तो हम मौसम किसको कहेंगे, जलवायु किसको कहेंगे, चलिए ये समझते हैं पहले, उसके बाद इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, दीर्घकालीन योग लगभग 30 से 35 वर्ष तक, यानी क्या कह रहे हैं, जलवायु की बात करें ना तो लगभग
30 से 35 साल, लगभग 30 से 35 साल तक वहां का क्या रहना चाहिए, तापमान उसी के समान रहना चाहिए, वर्षा उतनी होनी चाहिए, आर्द्रता भी उतनी होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, वहां की जलवायु हो जाएगी। लेकिन मौसम क्या होता है, मौसम दिन या प्रतिदिन बदलता ही रहता है। आज आपके यहां पर मौसम कैसा है, आज आपके यहां पर बारिश भी हो रही होगी, हमारे यहां पर बारिश नहीं हो रही, मतलब आपका यहां पर मौसम अलग है, हमारे यहां पर मौसम क्या है, अलग है। यानी मौसम क्या होता है, अल्पकालीन योग होता है। मौसम तो आपने देखा ही होगा, रोज बदलता रहता है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप खिली रहती है, कभी बहुत ज्यादा धूप होती है। तो यहां पर ये क्या है, मौसम है। लेकिन दीर्घकालीन होना वो क्या कहलाता है, जलवायु कहलाती है। दीर्घकालीन योग तो क्या कहलाएगा, जलवायु, और अल्पकालीन योग क्या कहलाएगा, मौसम। यानी अल्प समय में तापमान में परिवर्तन होना, वर्षा होना, आर्द्रता में परिवर्तन होना, या फिर और कोई परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। और दीर्घकालीन एक समान रहा, दीर्घ समय तक यानी लंबे समय तक तापमान एक जैसा बना रहा, वर्षा भी होती है वहां पर एक समान ही, जैसे 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है कहां पर, जैसलमेर में। तो यहाँ की जलवायु 25 सेंटीमीटर के आसपास, ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर इतनी ही होती है। यहाँ का तापमान अलग है, यानी यहाँ की ये क्या है, जलवायु इस प्रकार है जैसलमेर की, कि वहां पर दीर्घकालीन समय तक उसी प्रकार का क्या बना हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर, वर्षा उसी प्रकार होती है। तो दीर्घकालीन आ जाए तो वो हो जाएगी जलवायु, और अल्पकालीन योग आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। अब जलवायु और मौसम में आपका कंफ्यूज दूर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। नंबर 1, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार आपने पढ़ा है ना राजस्थान का, कितना होता है ये भी आपको बताना होगा, आगे मैं भी बता दूंगा। आगे देखिए नंबर 2 पर क्या दे रखा है, समुद्र से दूरी, यानी समुद्र तल ये है ना, समुद्र से दूरी भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। और समुद्र तल से ऊंचाई भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर्वतमाला भी हमारे राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करती है। तापमान, वनस्पति, मिट्टी, पवने, ये सभी क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं प्यारे साथियों। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से जलवायु को प्रभावित कौन सा कारक नहीं करता है। जलवायु को प्रभावित कौन सा कारक नहीं करता, कौन सा कारक नहीं करता। आपसे क्या पूछा है, नहीं करता, वो पूछा है आपसे, क्या पूछा है, नहीं करता, वो पूछा आपसे। तो नहीं कौन सा है, आपको मैं ऑप्शन देता हूं। चलिए ऑप्शन की बात करें तो नंबर 1 ऑप्शन दे दिया आपको, अक्षांशीय स्थिति। नंबर 2 दे दिया, समुद्र तल से दूरी। नंबर 3 आपको दे दिया, समुद्र तल से ऊंचाई। और नंबर 4 पर मैंने एक और ऑप्शन दे दिया, क्या, देशांतरीय विस्तार। क्या दे दिया, देशांतरीय विस्तार, ये और दे दिया आपको। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, कौन सा प्रभावित नहीं कर रहा है, यहां पर देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय स्थिति तो करती है, लेकिन देशांतरीय स्थिति जलवायु को प्रभावित यहां पर नहीं करती है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे इन 8 पॉइंट, जो 8 पॉइंट यहां पर देखिए ना, अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार प्रभावित करती है, समुद्र तल से दूरी किस प्रकार प्रभावित करती है, तल से ऊंचाई किस प्रकार प्रभावित करती है, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारी क्या है, पृथ्वी इसी प्रकार है। यहां पर ये क्या है, ग्लोब मान लीजिए, यहां से क्या गुजरती है, आर्कटिक रेखा गुजरती है, यहां से कर्क रेखा गुजरती है, यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, यहां से मकर रेखा गुजरती है, यहां से क्या गुजरती है, अंटार्कटिक रेखा गुजरती है। ये रेखाएं यहां से गुजरती है। ये क्या हो गया, 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो चलिए इसे हम एक एक करके समझते हैं, किस प्रकार आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। नंबर 1 पर देखिए क्या दे रखा है, में अक्षांशीय स्थिति। क्या दे रखा है, अक्षांशीय स्थिति। तो देखिए डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है।
डूंगरपुर और बांसवाड़ा से क्या गुजरती है, हमारे यहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले आपको राजस्थान का मैप पता होना चाहिए। चलिए रफली हम क्या बना लेते हैं, राजस्थान का मैप बना लेते हैं। चलिए ये थोड़ा सा लगभग राजस्थान के समान आपको लग रहा होगा, हमारा प्यारा सा राजस्थान। थोड़ा सा यहां पर परिवर्तन है लेकिन इसी प्रकार है। यहां से डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी एकदम दक्षिण से कर्क रेखा बोले तो एकदम दक्षिण से यहां से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ये लीजिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। इस कारण इसका दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। यानी ये जो दक्षिणी भाग है ना, ये किस में आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो देखिए राजस्थान की जलवायु उपोष्ण या कोमा देकर शीतोष्ण दोनों हो तो उपोष्ण कटिबंध है। यानी राजस्थान की जलवायु क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय है। राजस्थान की जलवायु क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय है। और आगे देखिए राजस्थान के 2 जिले तो है ना उष्ण कटिबंधीय में। कौन कौन से आएंगे 2 जिले, एक तो डूंगरपुर जिला, एक बांसवाड़ा जिला। ये किस में आएंगे, उष्ण कटिबंध में आ जाएंगे। और बाकी जो नवीनतम कितने जिले बच गए, सारे 50 है ना टोटल, और 50 के 50 जिले किस में आते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय में। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा उपोष्ण में भी आते हैं और उष्ण में भी आते हैं। सर ये उपोष्ण उष्ण ये क्या है, क्योंकि यहां पर क्या है, कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा है। और जब कर्क रेखा पर क्या होगा प्यारे साथियों, आगे देखिए यहां आपको पता चलेगा। ये लीजिए कर्क रेखा पर क्या होगा, सूर्य होगा। कर्क रेखा पर जहां पर सूर्य होगा, ये लीजिए सूर्य देवता यहां पर है। कर्क रेखा पर कब आते हैं, 21 जून को आते हैं। कब आते हैं, 21 जून को। और मकर रेखा पर कब होते हैं, 22 दिसंबर को होते हैं। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को होते हैं। जब कर्क रेखा पर सूर्य स्थित होगा तो यहां पर सूर्य की किरणें, देखिए हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में देखिए इसी प्रकार हमारा राजस्थान है लगभग। ये लीजिए राजस्थान यहां से क्या है, कर्क रेखा। तो इस पर जब सूर्य होगा ना तो सूर्य की किरणें सर्वाधिक कहां पर पड़ेगी, सीधी किरणें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहीं पर सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है। तो इस कारण यहां की जलवायु क्या हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय हो जाएगी। जलवायु क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो देखिए राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से हैं, वो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा तो आते हैं उष्ण कटिबंध में। जबकि बाकी जो सभी जिले बच गए साथ में कौन से आ जाएंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्यों, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा तब आ जाएंगे किसमें, उपोष्ण कटिबंधीय में, जब यहां पर क्या नहीं होगा, सूर्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं होगा। तो यानी अक्षांशीय स्थिति क्या कर रही है, जलवायु को प्रभावित कर रही है। अब देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून होता है, 22 दिसंबर होता है, 21 मार्च होता है, या विकल्प में से कौन सा नहीं। यहां पर आपको आंसर भी दे रखा है कि विकल्प उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि दिन बड़े कहां पर कब होंगे, छोटे दिन कहां पर कब होंगे, रातें बड़ी कहां पर होगी। तो चलिए देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर तक सूर्य की स्थिति क्या होती है, उत्तरायण होती है। क्या होती है, उत्तरायण होती है। जबकि 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की स्थिति क्या होती है, दक्षिणायन होती है। ये क्या कह रहा है, यानी इसमें क्या कह रहा है, उत्तरायण होगा कब होगा, दक्षिणायन कब होगा, यानी दक्षिण की ओर होगा कब, 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक। 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक तो क्या होता है, दक्षिणायन होता है। और हम बात करें किसकी, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक क्या होता है, सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। क्या होती है, उत्तरायण। सर ये उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है, ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि सर्दियों में आप जब धूप देखोगे ना तो धूप की स्थिति अलग होगी। सर्दियों में धूप की स्थिति अलग होगी और गर्मियों में धूप की स्थिति अलग होगी। यानी आपने घरों में नोटिस किया होगा, ये हमारा घर है, इस प्रकार मान लीजिए ये हमारा क्या है, घर है, ये लीजिए इस प्रकार घर है। तो सर्दियों में आपने देखा होगा कि जो सूर्य की किरणें आती है, धूप आती है ना, वो अंदर तक ज्यादा चली जाती होगी।
और गर्मियों में कम जाती होगी। यानी इसमें क्या कह रहा है ये कि सूर्य जब उत्तरायण होता है यानी उत्तर दिशा की ओर होता है ना, तब कब होता है उत्तर दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर होता है 23 सितंबर से 21 मार्च। और दक्षिणायन की ओर कब होगा ये? दक्षिणायन की ओर होगा ये 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक होगा प्यारे साथियों। अब देखिए यहां पर आगे क्या कह रहा है, आगे और देखिए यहां पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती है। कौन सी? 21 मार्च और 23 मार्च को किस पर गिरेगी? भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा कहां पर है? यहां पर स्थित है। तो यहां पर गिरेगी भूमध्य रेखा पर कौन सी? सूर्य की लंबवत किरणें। कब गिरेगी? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। यानी इस कारण पृथ्वी को दोनों भागों में दिन और रात की अवधि क्या होगी? बराबर। क्यों होगी? क्योंकि इस पर सूर्य होगा तो इधर भी एक समान है, इधर भी एक समान है, क्योंकि ये रेखा कहां पर है? मध्य में स्थित है। कहां पर है? मध्य में स्थित होने के कारण यहां पर दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। दिन और रात कब बराबर होंगे? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। क्यों होंगे? क्योंकि ये 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहां पर चमकेगा? सूर्य चमकता है कहां पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य कब होता है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इस कारण इसमें क्या होंगे? दिन और रातें बराबर हो जाएंगे। अब देखिए कर्क रेखा यहां पर है। कहां पर है कर्क रेखा? यहां पर। कर्क रेखा यहां पर है तो कर्क रेखा पर होगा तो उत्तर में दिन बड़ा होगा या दक्षिण में दिन बड़ा होगा? देखिए ये समझने वाली बात है प्यारे साथियों, ऐसे मत छोड़िए इनको। और यहां से क्वेश्चन भी आता है, एक बार समझ लीजिए। देखिए 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होती है, यानी 21 जून का दिन है। यहां पर है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा। तो इस दिन देखिए 21 जून है, क्या तारीख है? 21 जून मान लीजिए। इस दिन क्या होगा? कर्क रेखा पर क्या है? सूर्य। तो इस कारण इस दिन यहां सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। लेकिन 21 जून को मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। अब देखिए ध्यान से एक बार यहां पर गौर से देखिए, अगर सूर्य यहां पर होगा कब? 21 जून को। कहां पर होगा? यहां पर क्या है? मकर रेखा। तो देखिए सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में ज्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी? तो श्रीमान इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेगी। ज्यादा पड़ेगी तो दिन बड़ा होगा या रात बड़ी होगी? तो दिन बड़ा होगा। यानी 21 जून को क्या होगा? 21 जून को इस क्षेत्र में तो क्या होगा? दिन बड़ा होगा और रात क्या हो जाएगी? छोटी। और यहां सूर्य की किरणें कम जाएगी ना, तो यहां पर यानी मकर रेखा पर है ना, सूर्य की किरणें कम जाएगी तो यहां पर रात क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। कब? 21 जून को। समझ में आया ना क्यों होता है दिन बड़ा यहां पर 21 जून को? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? 21 जून को कहां पर होता है? कर्क रेखा पर होता है। तो दिन यहां पर बड़ा होगा और रात क्या हो जाएगी? छोटी। लेकिन इसी प्रकार हम बात करें कि 22 दिसंबर की तारीख है, क्या है? तारीख है 22 दिसंबर प्यारे साथियों। ये लीजिए, ये हमारा ग्लोब हो गया। यहां पर क्या है? यहां पर है भूमध्य रेखा। ये क्या है? भूमध्य। अगर भूमध्य रेखा पर हो तो क्या है? मध्य में, यानी दिन रात सभी में बराबर होंगे। भूमध्य रेखा पर होता है तो दिन रात बराबर। कर्क रेखा पर सूर्य होगा तो इस क्षेत्र में क्या होगा? दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी? छोटी। अगर मकर रेखा पर आ जाए ना सूर्य, अगर मकर रेखा पर आ जाएगी तो यहां पर क्या होगा? दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी? छोटी। क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेगी तो दिन क्या हो गया? बड़ा हो गया और रात क्या होगी? छोटी होगी। और कर्क रेखा पर क्या हो जाएगा? दिन तो छोटा और रात बड़ी हो जाएगी। रात बड़ी हो जाएगी क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें नहीं पूग पाएगी यहां पर, तो रात क्या हो जाएगी? यहां पर बड़ी हो जाएगी। तो और यहां पर बात करें, अब तीनों कर ली हमने, भूमध्य रेखा भी देख ली, कर्क रेखा भी देख ली। तो चलिए एक एक बार दोबारा देख लीजिए। ये है कर्क रेखा। तो किस दिन होता है? यहां पर 21 जून को होगा। कब होगा? 21 जून को। यानी 21 जून को यहां पर तो दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी? छोटी। अगर भूमध्य रेखा पर सूर्य होता है, कहां पर है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य, मध्य में आ गया यानी बराबर आएगा। यानी इस दिन क्या होगा? भूमध्य पर जब सूर्य होगा तो यहां पर दिन और रात क्या होंगे? बराबर। इधर भी दिन एक समान, इधर भी दिन एक समान, इधर भी रात एक समान,
इधर भी रात एक समान। लेकिन मकर रेखा पर जब होता है ना सूर्य, तब इस क्षेत्र में यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा और रातें छोटी। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, रातें बड़ी और दिन छोटे। और ये कब होता है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और भूमध्य रेखा पर कब होता है, एक तो होता है 21 मार्च को और एक कब होता है 23 सितंबर को। प्यारे साथियों, ये तारीखें आप अब याद रख लीजिए। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में दिन कब बड़ा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन कब बड़ा होता है, दिन और रात बराबर किस तिथि को होते हैं, दिन और रात कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और देखिए यहां पर एक और बड़ी बात है कि 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात होती है। कब, 22 दिसंबर को। क्यों होती है, क्योंकि दिसंबर की अभी आपको बात बताई थी, क्या बताई थी दिसंबर में, ये लीजिए, ये है 22 दिसंबर पर कहां पर होगा सूर्य, मकर रेखा पर होगा। अगर मकर रेखा पर होगा तो इस क्षेत्र में क्या होगी, रात बड़ी। और मकर रेखा पर सूर्य कब होता है, 22 दिसंबर को। तो ये लीजिए 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे बड़ी क्या होगी, रात हो जाएगी और सबसे छोटा दिन होता है। और भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून। क्यों होता है, क्योंकि भारत कहां पर है, कर्क रेखा पर मौजूद है ना। क्योंकि भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और राजस्थान के 2 जिलों से, कहां से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी 21 जून को भारत में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। कब होगा, भारत में सबसे बड़ा दिन है 21 जून को हो जाएगा। आगे चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं। ये देखिए हमारा राजस्थान किस प्रकार है, इसी प्रकार है। थोड़ा सा रफली मान लीजिए एक बार प्यारे साथियों, इसी प्रकार हमारा प्यारा सा राजस्थान है। यहां पर क्या है, कर्क रेखा गुजर रही है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो सबसे सर्वाधिक लंबवत किरणें कहां पर पड़ती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। लंबवत यानी एकदम ऊपर में है सूर्य, किसके ऊपर है, एकदम बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। और यहां पर सूर्य तो तिरछी कहां पर पड़ेगी, देखिए तिरछी। इसी प्रकार दूर कहां पर पड़ती है, ये गंगानगर। दूर कौन सा है, गंगानगर। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या पड़ती है, सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। सर्वाधिक तिरछी किरणें पूछे तो गंगानगर हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक लंबवत या सीधी किरणें पूछे तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला इसका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां गिरती है। सर आपने तो हमको रटा दिया कि श्री गंगानगर में। कहां पर है, गंगानगर में और हनुमानगढ़ में पड़ती है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों यहां पर तो ऑप्शन ही नहीं है गंगानगर हनुमानगढ़। ऑप्शन क्या देर के, कोटा, बूंदी, उदयपुर, दौसा। तो ये दौसा किस प्रकार आया, तो आपने मैप को अगर एक बार ढंग से समझ लिया ना कि कौन सा जिला कहां पर स्थित है, तो आपका कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कर्क रेखा यहां से गुजरती है, यहां पर क्या है, बूंदी है, कोटा है, यहां पर क्या है, उदयपुर। तो उदयपुर में कम तिरछी पड़ेगी। फिर देखिए कोटा बूंदी में कम तिरछी पड़ेगी, लेकिन दौसा जिला यहां पर है। यानी यहां पर इन जिलों के अनुसार सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पर पड़ेगी, दौसा जिले में। आपको जिले भी पता होना चाहिए कि कौन सा जिला उत्तर में है, कौन सा जिला दक्षिण में, कौन सा जिला पूर्व में, कौन सा जिला पश्चिम में, ये भी आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों। तो देखिए ये भी आपको बता दिया कि सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पर पड़ेगी, गंगानगर हनुमानगढ़ में पड़ेगी। अगर ये ऑप्शन ना हो तो किस प्रकार करोगे, दूरी देखोगे, कर्क रेखा से जो सर्वाधिक दूर पर है वहां पर तिरछी किरणें, जो नजदीक में वहां पर थोड़ी सीधी किरणें पड़ती है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है तो यहां पर सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है, यानी लंबवत किरणें पड़ती है। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। अब आता है समुद्र से दूरी। क्या है समुद्र से दूरी, तो देखिए समुद्र के नजदीक राज्यों में समकारी प्रभाव होता है, जबकि समुद्र से दूर राज्य वहां पर विषमकारी प्रभाव होता है। जैसे भारत में देखिए केरल राज्य कहां पर है, केरल राज्य की बात करें तो समुद्र तल के पास है, और राजस्थान क्या है, समुद्र तल से दूर है। तो केरल में जलवायु कैसी है और राजस्थान में जलवायु कैसी है, अलग अलग है ना। यहां पर तो किस प्रकार की जलवायु है, यहां पर वर्षा भी ज्यादा होती है, यानी यहां पर वर्षा ज्यादा हो रही है, यहां पर वर्षा कम हो रही है, यानी जलवायु को प्रभावित कर रहा है। कौन कर रहा है, समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से नहीं, समुद्र से दूरी। तल से तो क्या होती है, ऊंचाई होती है। समुद्र से दूरी क्या होती है, यहां पर जलवायु को प्रभावित करती है। देखिए यहां पर
राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल दोनों राज्य 23 डिग्री तथा 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 23 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश। देखिए हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल कहां पर है, एकदम पूर्व में, यहां पर बांग्लादेश आ जाएगा, यहां पर क्या है, पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार देखिए भारत का मैप बनाते हैं थोड़ा सा रफली, यहां पर भारत के मैप से आपको समझा देता हूं। ये लीजिए, ये प्यारे साथियों मान लीजिए क्या है, भारत का मैप हो जाएगा इधर वाला, ये लीजिए इधर वाला। यहां पर क्या है, पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल। और यहां पर क्या है, हमारा प्यारा सा राजस्थान है। क्या है, हमारा प्यारा राजस्थान है। तो राजस्थान का देखिए अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट। और यहीं पर क्या है, पश्चिम बंगाल, इसका भी अक्षांशीय विस्तार यही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जलवायु तो क्या है, आर्द्र है, तथा राजस्थान की जलवायु क्या है, शुष्क है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहां समुद्र तल से क्या है, समुद्र के पास है ना, और हमारे यहां पर अरब सागर है जो दूर हो जाता है किससे, समुद्र से। यानी दूरी, समुद्र से दूरी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। आर्द्र क्या होता है, शुष्क क्या होता है, तापमान में विषमता कम पाई जाती है। तापमान में क्या पाई जाती है, विषमता कम पाई जाती है। यहां पर तापमान कम परिवर्तन है ना। और यहां पर राजस्थान में देखिए जैसलमेर में कैसा ही तापमान आता है, चूरू में तापमान देखिए, जयपुर में तापमान देखिए, या इसके अलावा सर्दियों में तापमान एकदम ठंडा। यहां पर तो चूरू में 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और बात करें गर्मियों में तापमान 45 डिग्री तक। यानी इनके बीच का अंतर क्या है, ज्यादा। यानी तापमान में विषमता क्या पाई जाती है, ज्यादा, यानी वो कहलाता है शुष्क है। और तापमान में विषमता क्या पाई जाती है, कम, उसे क्या कहते हैं, हम आर्द्र कहते हैं। अब आपने ये पूछने ही वाले थे ना, आर्द्र क्या होता है, शुष्क क्या होता है। चलिए ये भी आपको बता दिया कि तापमान में परिवर्तन या विषमता ज्यादा है ना, तो उसे क्या कहेंगे, शुष्क कहेंगे। और विषमता क्या है, कम है, तो उसे क्या कह देंगे, हम आर्द्र कह देंगे। अब देखिए आगे, समुद्र तल से ऊंचाई। क्या है समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे धरातल से 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। और कितना कम हो रहा है, 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर कितना कम, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो माउंट आबू देखिए समुद्र तल से 1200 मीटर, जबकि झालावाड़ 410 मीटर है, ऊंचाई पर स्थित है। इस कारण राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू। क्यों है राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचा है ना, 1200 मीटर है, यहां पर सर्वाधिक ऊंचा है। तो तापमान में क्या आएगी, गिरावट आएगी। ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आएगी। तो कमी आएगी यानी तापमान क्या हो जाएगा, ठंडा। यानी तापमान कम होगा तो ठंडक ही होगी ना। तो यानी यहां पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू। क्यों, क्योंकि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, अधिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आगे चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, समुद्र तल का अर्थ क्या है। क्या है समुद्र तल का अर्थ, तो समुद्र जल का उच्च स्तर भाग, यानी समुद्र जल का जो उच्च स्तर है ना, उसका भाग क्या कहलाता है, समुद्र तल कहलाता है। भारत में समुद्र तल का मापन कहां से किया जाता है, चेन्नई यानी तमिलनाडु से किया जाता है। भारत में समुद्र तल का मापन कहां से किया जाता है, चेन्नई बोले तो तमिलनाडु से किया जाता है। अब देखिए अरावली किस प्रकार प्रभावित करती है। फिर आता है अरावली पर्वतमाला। 8 कारक देखे थे ना, 8 के 8 कारक देखेंगे, ये आती है अरावली। तो राजस्थान की बात कर ले हम, थोड़ा सा रफली डायग्राम बना ले राजस्थान का, तो इसी प्रकार आपको राजस्थान लगभग देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। ये लीजिए, ये राजस्थान, अब की बार तो बहुत ही राजस्थान बना ही नहीं। ये लीजिए, यहां क्या है, अरावली प्रदेश है। क्या है, अरावली प्रदेश। ये आ गया हमारा पश्चिमी, ये आ गया हमारा इधर पूर्वी भाग। यहां पर क्या है, रेगिस्तान आ जाएगा, यहां अरावली प्रदेश आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा, मैदानी भाग। यहां पर क्या है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश स्थित है। तो मानसूनी पवनों के समांतर है, यहां से मानसूनी पवनें आती है इस प्रकार। ये लीजिए, मानसूनी पवनें आती है। तो यहां से क्या है प्यारे साथियों, एक सेकेंड, तो प्यारे साथियों यहां पर फोन की होम स्क्रीन होने के कारण क्लास थोड़ी सी यहां पर रुकी थी, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए,
यहाँ अरब सागर से आता है तो यहाँ से क्या चला जाता है, समांतर होकर निकल जाता है। कौन है, मानसून। यहाँ पर रुकता नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको, तो ये जाएगा सीधा हिमालय से ऊपर जाकर टकराएगा, फिर वापस आएगा तो ये सीधा निकल जाएगा। यानी यहाँ पर मानसून को रोकने वाला कोई नहीं है। मानसूनी पवनों के क्या है, समांतर, यानी इस क्षेत्र में वर्षा क्या होती है, कम। तो लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा क्यों होती है, तो इस क्षेत्र में वर्षा का कारण है बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून। तो यहां से आएगा, वो यहां पर जाएगा, तो जाएगा अरावली से टकराएगा, फिर वापस यहां पर वर्षा कर देगा। यानी इस क्षेत्र में क्या हो गई, वर्षा ज्यादा हो गई, इस क्षेत्र में क्या हो गई, कम। यानी ये क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है, अरावली पर्वतमाला। और तापमान देखिए, यह जलवायु का सर्वाधिक प्रभावित करता है। कौन करता है सर्वाधिक प्रभावित जलवायु को, तापमान करता है। किस प्रकार करता है, देखिए ये हमारा क्या है, देखिए इस प्रकार, ये देखिए यहां पर नीचे और चलिए, यहां पर देखिए दिन और रात है। दिन में तापमान देखिए एक बार, रात में देखिए। दिन में ये क्या है, स्थल है, ये क्या है, जल। तो यहां पर क्या होता है, तापमान अधिक होता है दिन में। कहां पर अधिक होता है तापमान, यहां पर अधिक होता है। और यहां पर क्या होता है, तापमान कम होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगी, वायुदाब कम, और यहां पर वायुदाब ज्यादा हो जाएगा। और इसी प्रकार रात को देखिएगा, रात को देखेंगे तो तापमान स्थल पर क्या होगा, कम, और यहां पर तापमान क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी इस प्रकार ये जलवायु को प्रभावित करता है। तापमान कम होता है रात को, यहां पर स्थल का, जल का अधिक होता है। यहां पर देखिए क्या बात कह रहा है, यहां से समझ में आ जाएगा कि दिन के समय स्थलीय भाग पर अधिक तापमान होता है। ठीक है, दिन है, अब दिन है ना, जब क्लास बन रही है, तो यहां पर स्थल का तापमान क्या है, ज्यादा है, लेकिन जल का तापमान क्या है, कम। तो इस कारण यहां क्या हो जाता है, निम्न दाब, वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। कौन से क्षेत्र में, स्थल भाग में। लेकिन दिन के समय जलीय भाग में क्या होता है, तापमान कम, यानी वहां पर क्या बन जाता है, उच्च तापमान बन जाता है। और आपने सुना ही होगा कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यानी पवनें चलेंगी तो इस प्रकार चलेगी, यानी समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, यानी जल से स्थल की ओर चलेगी, क्या, पवनें चलेगी। लेकिन प्यारे साथियों, और हम बात करें रात की, तो रात की बात करें तो रात में क्या हो जाता है, स्थल का तापमान तो कम हो जाता है और जल का तापमान बढ़ जाता है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, वायुदाब कम और यहां पर वायुदाब ज्यादा। तो पवनें कहां पर चलेगी, स्थल से, कहां चल, स्थल से जल की ओर चलेगी। यानी इनको तो कहते हैं स्थलीय समीर, और दिन में जो पवनें चलती है उन्हें जलीय समीर कहते हैं। क्या कहते हैं, दिन में जो चलेगी जलीय, क्यों, क्योंकि ये जल की ओर से आ रही है। और रात में क्या है, स्थलीय समीर, क्यों, क्योंकि ये स्थल से समुद्र की ओर जा रही है, तो इसे स्थलीय समीर कह दिया जाता है। स्थलीय समीर किसे कहेंगे, जलीय समीर किसे कहेंगे, पता चल गया होगा। 6 नंबर कारण देखिए, वनस्पति। क्या है, वनस्पति। वनस्पति की अधिकता के कारण जलवायु आर्द्र, जबकि कमी के कारण जलवायु शुष्क होती है। आसान सी बात है, जैसलमेर में वनस्पति कम है तो यहाँ की जलवायु क्या है, शुष्क है। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इस क्षेत्र में, या फिर बात करें नीचे दक्षिणी में, यहाँ पर वनस्पति ज्यादा पाई जाती है, तो वहाँ की जलवायु क्या है, आर्द्र जलवायु है। आगे देखिए मिट्टी किस प्रकार प्रभावित करती है। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली, मरुस्थलीय, बलुई मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी दिन में तापमान में ग्रहण करके अधिक गर्म हो जाती है, जबकि रात में जल्दी ठंडी हो जाती है। मिट्टी है ना, रेतीली मिट्टी, इसके जो कण है ना, ये कण है ना, दिन में तो इतने गर्म हो जाते हैं कि तापमान को बढ़ा देते हैं, और रात को इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये कण तापमान को गिरा देते हैं। तो यानी ये देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन अधिक गर्म होता है और रातें ठंडी होती है। इस कारण बलुई मिट्टी, वनस्पति की कमी और शुष्क वातावरण का होना है। और देखिए, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ तथा मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी जल्दी से गर्म तथा ठंडी नहीं हो पाती, इस कारण यहाँ की जलवायु आर्द्र रहती है। कहाँ की, यहाँ पर जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, नीचे दक्षिण में मान लीजिए, यहाँ की जलवायु क्या रहती है, आर्द्र रहती है। पवने किस प्रकार प्रभावित करती है, अभी आपको बताया था। पवने तो अरब सागर से आएगी, बंगाल की खाड़ी से आएगी। ये पवनें क्या करती है, राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि अरावली के समांतर होती है। अरब सागर की पवनें ये तो समांतर निकल जाती है, अरब और बंगाल की खाड़ी से आती है, वो इस साइड में करती है, क्या वर्षा करती है। तो पवनें भी क्या करती है, प्रभावित करती है।
अब आता है जलवायु का वर्गीकरण। क्या आता है? जलवायु का वर्गीकरण आता है, जो हम पढ़ेंगे नंबर 1 पर पढ़ेंगे हम ऋतुओं के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? ऋतुओं के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो ऋतुओं के आधार पर जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? ग्रीष्म ऋतु, मानसून ऋतु और शीत ऋतु। ये 3 ऋतु बांटी गई है जलवायु के आधार पर। यानी ऋतुओं के आधार पर जलवायु कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो मानसून ऋतु के आधार पर, एक ग्रीष्म ऋतु के आधार पर और एक शीत ऋतु के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के आधार पर, जो कब होती है? मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक। यानी अब ग्रीष्म ऋतु या ग्रीष्म ऋतु जा चुकी है, जिसमें क्या चलती है? लू चलती है, बम्बूलिया चलता है, दोगड़ाए। ये क्या है? लू तो होती है गर्म पवने, बम्बूलिया क्या होता है? निम्न वायु दाब का क्षेत्र होने के कारण इस प्रकार घूमता हुआ आता है ना, वो बम्बूलिया कहते हैं हम, जिसे राजस्थान में बम्बूलिया। और राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? दोगड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? दोगड़ा। और दोगड़ा वर्षा कब होती है? ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। राजस्थान में मानसून से पहले होने वाली वर्षा को दोगड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार मानसून ऋतु आ जाती है। मानसून ऋतु की बात करें तो मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर। अब क्या चल रहा है प्यारे साथियों? सितंबर। यानी अब चल रहा है हमारा मानसून ऋतु, यानी वर्षा ऋतु चल रही है और वर्षा होती है। आपने सुना ही होगा, वर्तमान में वर्षा हो रही है। इसमें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें आती है। इसमें क्या आती है? दक्षिण और पश्चिमी, दक्षिण और पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यानी ये आ गया दक्षिण पश्चिमी ये। और इन शाखाओं को 2 भागों में बांटा गया, एक तो अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। इन 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, अरब सागर की बात करें और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। कहां से? बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। कौन सी शाखा? अरब सागर की शाखा की वर्षा, जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। कौन किस प्रकार होती है? देखिए, एक बार रफली हम मैप बना लेते हैं। किसका? राजस्थान का। ये लीजिए प्यारे साथियों, ये राजस्थान का मैप बना। नहीं प्यारे साथियों, मजा नहीं आया आज तो मैप बनकर। आज तो अच्छा ही नहीं बन रहा है, अन्यथा तो अच्छे ही बन जाते हैं मैप। तो आज क्यों नहीं बन रहे भाई? ये लीजिए, मान लीजिए ऐसा ही है राजस्थान, तो यहां पर प्रवेश करेगी। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये लीजिए, तो मानसून अरब सागर कहां पर है? इस साइड में अरब सागर, नीचे नीचे तो यहां से आएगी। किस दिशा में होगी? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी इस दिशा में चलता है अरब सागर की शाखा से आने वाला मानसून। इस प्रकार चलता है। तो पता चल गया ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। रटना नहीं है, बस मैप को समझ लेना, जियोग्राफी आ जाएगी। ये चलिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है जिसकी दिशा, और सर्वप्रथम कहां पर? बांसवाड़ा में करती है। और आगे देखिए, यह शाखा अरब सागर की शाखा राज्य के दक्षिणी भाग में वर्षा कर पाती है। इसके बाद अरावली के समांतर निकल जाती है। अरावली के समांतर निकल गई ना, दक्षिण भाग में वर्षा करके अरावली के समांतर चली गई। ये देखिए, यहां पर बात करें तो ये देखिए बंगाल, यहां पर मैप थोड़ा छोटा है फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए अरब सागर मानसून शाखा, तो देखिए इस प्रकार आता है, इस प्रकार आता है। तो बांसवाड़ा में हो गई वर्षा, बांसवाड़ा में हो गई ना। इधर इस प्रकार आता है, सर्वाधिक स्थान वाला स्थान देखिए यहां पर इस प्रकार समांतर निकल गया, यानी यहां पर तो वर्षा हुई नहीं ना, तो ये लीजिए वर्षा कम हो गई यहां पर तो। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहां से आती है कहां पर? झालावाड़ में सबसे पहले प्रवेश करती है। और यहां पर क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है। सर्वप्रथम वर्षा कहां पर होती है? अरब सागर से बांसवाड़ा में होती है, और बंगाल की खाड़ी से झालावाड़ में होती है। और ये इस प्रकार जाकर अरावली से टकराकर वापिस यहीं पर वर्षा कर देता है। और अरब सागर से सर्वाधिक कहां पर होती है? माउंट आबू सिरोही में वर्षा होती है। माउंट आबू सिरोही में सर्वाधिक वर्षा होती है। देख लीजिए एक बार, और यहां से गौर से देख लीजिए, बड़ा शानदार मैप बना रखा है ये तो देखिए
इस प्रकार आपने देख लिया होगा। आगे देखिए, ये बातें करें इसकी, तो राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो माउंट आबू है, जहां सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? अरब सागर की शाखा से होती है। कौन सी शाखा से? अरब सागर की शाखा से होती है। कहां पर है? माउंट आबू में। और बंगाल की खाड़ी से कहां पर है? झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है, जिसकी दिशा किस प्रकार होती है? इस प्रकार है ना, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी। क्यों? क्योंकि अरब सागर वाला तो समांतर निकल गया अरावली के, और बंगाल की खाड़ी वाला क्या था? यहीं पर वापिस वर्षा कर रहा था, यानी बंगाल की खाड़ी से क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे देखिए, अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों आपस में बांसवाड़ा जिले में मिल जाती है। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में मिलती है। इस कारण मानसून की सर्वाधिक सक्रियता कौन से जिले में देखने को मिलती है? बांसवाड़ा जिले में है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, ये तो आपको पता ही होगा ना। ये लीजिए, इस प्रकार एक बार और समझ लीजिए। ये समझिए, ये क्या है? उत्तर, ये क्या है? दक्षिण, ये क्या है? पूर्व, और ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? पश्चिम। ये क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम, यानी इस दिशा से, इस दिशा से दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व इस दिशा में, यानी इस दिशा में यहां पर आते हैं, यहां से चले, इस प्रकार चलते गए तो वर्षा ऋतु में क्या होगी? वर्षा में क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जैसलमेर में कम होती है, उसके बाद यहां ज्यादा, इसके बाद यहां ज्यादा, फिर यहां पर सर्वाधिक ज्यादा, यानी ये बढ़ती जाती है। और इधर से चलेंगे, यहां से इधर जाएंगे तो क्या होगी? वर्षा की मात्रा में क्या आएगी? कमी, यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर क्या होती है? मात्रा घटती है। बस मैप के माध्यम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे देखिए क्या कह रहा है? जिस तरह वर्षा की मात्रा बढ़ती है, उसी तरह वर्षा के दिनों की भी संख्या भी बढ़ेगी, यानी वर्षा के दिन यहां पर बिल्कुल ही कम है, यहां पर ज्यादा, यहां पर वर्षा ज्यादा दिनों तक होती है, यहां पर वर्षा कम दिनों तक होती है। इस प्रकार चलते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस प्रकार आप बना सकते हैं। आगे देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अवरोही क्रम वर्षा की मात्रा के आधार पर सर्वाधिक कहां पर होती है? भौतिक प्रदेश की बात करें तो चलिए आपको मैप के माध्यम से फिर से मैं बता देता हूं। अब मैप के माध्यम से बात करें प्यारे साथियों, तो ये लीजिए, थोड़ा सा रफली डायग्राम है, इस प्रकार आप बनाओगे ना 2-3 बार तो आपका बनने लग जाएगा प्यारे साथियों। ये तो बनना नहीं प्यारे साथियों, आज तो मैप नहीं बन रहा है, क्या हो गया पता नहीं, क्योंकि उंगली से बनाना पड़ता है ना, इस पर कोई मार्कर मुर्कर तो है नहीं हमारे पास, ये हम मोबाइल में बनाते हैं, फिर भी हम प्रयास करते हैं प्यारे साथियों कि अच्छा बने। तो ये लीजिए, अब की बार अच्छा बनेगा तो नहीं, आज तो नहीं बनेगा प्यारे साथियों, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पर हम मैप पर ही चलते हैं, चलो ये लीजिए, मैप पर ही चल लेते हैं। ये तो देखिए अरावली प्रदेश तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, और ये क्या है? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान आ गया, और ये अरावली प्रदेश आ गया। यहां पर क्या है? ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे क्या कहते हैं? हाड़ौती पठार भी कहते हैं। और ये क्या है? मैदानी। तो देखिए सर्वाधिक वर्षा कहां पर होगी? सर्वाधिक वर्षा होगी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, उसके बाद मैदानी प्रदेश में, फिर कहां पर? अरावली पर्वतमाला में, फिर कहां पर होगी? पश्चिमी राजस्थान में। ये है, ये कहना चाह रहा है वो, यही बात आपको बता रखी है, कितनी बार बता रखी है। ये देखिए, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, उसके बाद पूर्वी मैदान में, उसके बाद अरावली पर्वतमाला में, उसके बाद मरुस्थल में। यानी मरुस्थल में क्या होती है? वर्षा कम होती है। और राजस्थान में मानसून का प्रवेश कब होता है? 15 जून को होता है। कब होता है? 15 जून को राजस्थान में मानसून का प्रवेश होता है। राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण निम्न है: अरावली की दिक स्थिति, यानी अरावली समांतर होना, बंगाल की खाड़ी की पवनी आर्द्रता को गंगा के मैदान में छोड़ देती है, यानी आर्द्रता गंगा के मैदान में छोड़ देती है। शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में माउठ वर्षा आती है, जो कहां से? देखिए, सर्दियों में होने वाली वर्षा, सर्दियों में होने वाली वर्षा, और रबी की फसल के लिए, क्योंकि ये कब आती है? जनवरी, दिसंबर जनवरी में आती है ये वर्षा, दिसंबर और जनवरी में आती है। और उस समय कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। और रबी की फसल बोले तो आप देखिए, जनवरी दिसंबर में कौन सी है? कनक, जिसे हम क्या कहते हैं? गेहूं कहते हैं, हमारे यहाँ पर कनक कही जाती है। और क्या है? गेहूं आ गया। और किसकी बिजाई होती है? सरसों।
सरसों, चना, इनकी बिजाई होती है यहाँ पर कब, दिसंबर और जनवरी में ये होते हैं प्यारे साथियों अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए लाभदायक होती है। और मावठ का कारण है भूमध्य सागरीय पवन या पश्चिमी विक्षोभ, यानी इस साइड से पश्चिमी विक्षोभ से आएगी। कहाँ से आएगी? भूमध्य सागर यानी पश्चिमी विक्षोभ से। ये देखिए भूमध्य सागर, ये रहा भूमध्य सागर, यहाँ से पवनें उठकर आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, वायु दाब कम है, यहाँ पर वायु दाब ज्यादा, यानी उच्च वायु दाब से ये यहाँ पर आएगी और राजस्थान के यहाँ पर क्या कर देगी। ये तो पूरा भारत दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ पर क्या है, भारत है हमारा, इस प्रकार आगे भारत है, यहाँ पर है हमारा भारतीय ये, तो यहाँ पर क्या है, राजस्थान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। आगे देखिए, आगे हम बात करें कि इस ऋतु में राजस्थान में तापमान कम होने के कारण निम्न, वही आपको बताया, निम्न वायु दाब बन गया, वहां पर वायु दाब ज्यादा बन गया, तो यहाँ पर आ गई। कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी ठंडी पवनें होती है, शीत लहर चलने लगती है। और मावठ की बात करें तो सर्वाधिक गंगानगर हनुमानगढ़ में देखा जाता है। और सिल्ली क्या है, ठंडी पवने, और आपने सुना ही होगा, ओ नो सिन्नी सिल्ली आंधी है हवा, देखिए गाना भी इन पर बना हुआ है। तो ये क्या है, ठंडी पवने, क्या है, ठंडी पवने। तो ये हो गया प्यारे साथियों हमारा ऋतुओं के आधार पर जलवायु वर्गीकरण। कल हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया, कोपेन के अनुसार, टिवार्था के अनुसार। कल हम ये टॉपिक पूरा कर लेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि आज करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा टॉपिक, क्लास बड़ी हो जाएगी, क्लास बड़ी हो जाएगी तो आप क्लास पूरी नहीं देखोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं अलग बातें तो करता नहीं हूं। ऐसे कोई शायरी हो गई बीच में, कोई आपको हंसाने वाली बातें बोल दी, तो ये तो करता नहीं, और हम आपको पढ़ाता ही रहता हूं, तो आप बोर हो जाओगे, ज्यादा क्लास हो गई तो कोई बात नहीं प्यारे साथियों, इतना ही करेंगे कल। देखिए ये देखिए कितने शानदार तरीके से आगे आने वाले, मैप के माध्यम से आएंगे अब तो आगे। ये देखिए मैप के माध्यम से नवीनतम जिले भी हैं और पुराने जिले भी आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप कभी भी क्वेश्चन गलत न कर सको। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बातें, कल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।